चाइना 49 लाख करोड़ और इंडिया 22 लाख करोड़। चाइना 49 लाख करोड़ और इंडिया 22 लाख करोड़। और जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में हमारा रिसर्च चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बसेस बन रही, इलेक्ट्रिक के ट्रक बन रहे हैं, अब सब मशीन्स बन रही है, तो वो दिन अब दूर नहीं है कि मुझे बिल्कुल विश्वास है कि 5 साल में हम वर्ल्ड में पहले स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम कामयाब होंगे। मर्सिडीज के वर्ल्ड के चेयरमैन मेरे पास आए थे, एक महीना 15-25 एक दिन हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग अब मर्सिडीज को पूरा इलेक्ट्रिक बेस बना रहे हैं और इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाकंड में बनाएंगे और यहां से पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। आज भी बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा अपना 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। मारुति सुजुकी, टोयोटो यहां से एक्सपोर्ट करती है। विक्रम किर्लोस्कर आज नहीं है, सीआई के अध्यक्ष थे बेचारे, तब से वो मेरी बार बार बहुत अच्छे मेरे मित्र थे। कितने बड़े प्रमाण पर वो टोयोटो का यहाँ से एक्सपोर्ट कर। इसका मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और सेक्टर कितना बड़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगी, पर ये सेक्टर 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दे चुका है। ये सेक्टर जीएसटी के रूप में भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। ये सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है और ये जब इतना बड़ा हो जाएगा तो उसका कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा आप सोचिए। तो मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज जिस प्रकार के हमने ये जो बातें सोची है उसका बहुत अच्छा फायदा भी होगा। अभी जैसे स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक प्रॉब्लम था कि हमारी एक्सपोर्ट में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 15 से 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो थी उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 12% है। तो स्वाभाविक रूप से कंपटीशन में इंटरनेशनल मार्केट में लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे लिए समस्या थी। अभी IIM बेंगलोर, कानपुर IIT और चेन्नई IIT ने तीनों ने अध्ययन किया और बाय एन एवरेज उनके रिपोर्ट में आया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है, यानी 16% से हम 10 से 11% पर आए हैं, ऐसा उन्होंने अभी अध्ययन करके बताया। क्योंकि रोड अच्छे बने, अब कोई समय नहीं लगता। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और UR2 की बात हुई, आज मैं सुबह ही वहीं गया था। मैं जहाँ दिल्ली को कम जानता हूँ, तो करीब 1 लाख करोड़ के रोड तो हम दिल्ली NCR में बना रहे हैं। और ये इतना है कि मुझे जिनके घर पर मैं गया था मिलने के लिए, तो कहते थे कि मैं रोहिणी है ना दिल्ली में, मैं वहाँ गया था, तो मैं गुड़गांव में नौकरी करता हूँ, रोज 3 घंटे लगते थे, अभी मैं 35 मिनट में ऑफिस में पहुँचता हूँ। तो आप समझिए कि उनका जीवन कितना सुसह्य हुआ होगा और कितना पेट्रोल डीजल बचा होगा। तो स्वाभाविक रूप से पानीपत से एयरपोर्ट जाने के लिए दिल्ली के बीच में से 3 घंटे लगते थे, अब 35 मिनट में एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो रोड में हुआ उसके कारण आज बड़े बड़े दिल्ली से चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा दिसंबर से, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से जयपुर 2-2.25 घंटे में आया है, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। अभी ये बड़े बड़े हाईवे अभी तो कुछ बहुत कम दिख रहे हैं आपको, अभी तो और हमारी पाइपलाइन में है। तो नेचुरली लॉजिस्टिक कॉस्ट मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस दिसंबर एंड तक ही हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे निश्चित रूप से आएगी। तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका फायदा, पर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के साथ हमें पोल्यूशन भी कम करना है। और इलेक्ट्रिक के ट्रक में तो आप खर्चे नहीं होता कुछ। मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है और खेत में घर पर सोलर लगा हुआ है, 1.5 घंटा चलता है। मैं सुबह 4 बजे चार्ज करके 1.5 घंटा चलाकर फिर 3 घंटे टाइम देकर फिर 1.5 घंटा चलाता हूँ, तो मेरी कॉस्ट ही 0 हो गई क्योंकि मैं सोलर पावर यूज कर रहा हूँ। नहीं तो कितना डीजल ट्रैक्टर को लगता था। अभी ट्रैक्टर भी इलेक्ट्रिक का आ रहा है, CNG का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे हम लगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कुछ समस्या भी है कि हिंदुस्तान के लोगों को वरदान है कि पॉपुलेशन बढ़ाना और दूसरी ओर ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ाना। और दिल्ली में तो ऐसे भाग्यवान लोग हैं कि हम रोड उन्हीं के लिए बना रहे हैं ताकि वो पार्किंग की व्यवस्था हो। हमारे मालूम नहीं मुझे, इस शहर में बड़े से बड़े लोगों के यहाँ कभी खाना खाने के लिए जाओ, बंगला बहुत अंदर है, बड़ा मार्बल ग्रेनाइट लगा हुआ था, चकाचक सब होता है, पर गाड़ियां रोड पर खड़े करते हैं, तो पार्किंग की समस्या है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट हो रही है, और इसमें अगर निश्चित रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर फ्यूल में भी चेंज होगा तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, इंपोर्ट भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो मुझे लगता है कि ये आज हमारी सेक्टर में हम एक कोशिश कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आज दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसेस आने वाली है, और अभी हमने पहली बार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिवोल्यूशन करने वाली एक सिस्टम लाई है, और वो सिस्टम पहला पायलट प्रोजेक्ट हम नागपुर में शुरू कर रहे हैं, और टाटा ने धारवाड़ में इसकी फैक्ट्री भी डाली है, मैं उनके बड़े पीछे लगा हूँ। और इसकी टेक्नोलॉजी, फ्लैश चार्जिंग की टेक्नोलॉजी हिटाची और सीमेंस की है। 135 सीटर की बस है, और वो बस की, ये बस का चित्र आप देख लीजिए। एक 135 सीटर है, जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे इसमें बस होस्टेस है। हर एग्जीक्यूटिव चेयर है, टीवी लगा हुआ है। और ये बस की विशेषता ये है कि इसका टिकट हमने डीजल की तुलना में 30% कम रखा हुआ है, और इसका जो चार्जिंग होता है 40-40 किलो हर स्टॉप पे आएगी, फ्लैश चार्जर ऊपर से आएगा, और बस 20 सेकंड में चार्ज होगी। फिर देखो चार्जिंग होगा ना उसका, ये चार्जर ऊपर है और ये नीचे आ रहा है चार्जर, और ये 40 किलोमीटर के लिए तुरंत चार्ज होगी 20 सेकंड में। तो ये अगर पहला हुआ, मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 550 करोड़ रुपए है, और उतनी ही कैपेसिटी इससे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। यानी कैपिटल कॉस्ट कम है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में राइट ऑफ वे मेरे पास है, बस स्टॉप हम बना के देंगे, पावर भी लेंगे, और आप बस में इन्वेस्ट करिए, और आप दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से देहरादून, बेंगलोर से चेन्नई, मुंबई से पुणे, हम सब इसी में जा सकते हैं। और अच्छी सीटें बनाई हैं, स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर है। और मुझे लगता है कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना ये बहुत आवश्यक है। एक आदमी बैठ के गाड़ी बैठ के जाता है, और ये अगर कंफर्टेबल होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े प्रमाण पर हम कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके साथ साथ हम 360 रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, और ये काफ़ी अभी धौला कुआं से मानेसर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। हाइपर लूप वाले भी मेरे पास आए, उनका भी प्रेजेंटेशन था। हम वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर, अच्छा इसमें बहुत फायदा है। अभी बद्रीनाथ का रोपवे हम बना रहे हैं 5,000 करोड़ का। तो 5,000 करोड़ में हमने जब टेंडर निकाला तो सरकार का 1 रुपया हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जो रोपवे बना रहा है वो हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहा है, यानी उल्टा हमको पैसा इनकम दे रहा है। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, हम सब दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करें। हमारे देश में भी डेवलप हो रही है। तो 360 प्रपोजल में हमने अभी काम शुरू किया है, 30-40 इस साल हम फाइनल करेंगे, तो इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। तो एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन में इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना, बायो बिटुमेन से लेकर क्रैश बैरियर तक फ्लैश का उपयोग हम करते हैं। अभी पहले फ्लैश तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि आप उस पावर स्टेशन को फ्लैश का किराया भरना पड़ता था, अब फ्लैश नहीं मिलती। और मैं आपको बताता हूँ अगले 5 साल में, जैसे फ्लैश के लिए पहले प्रॉब्लम था, फ्लैश के लिए झगड़े होते हैं,
अगले 5 साल म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए झगड़े होने वाले हैं। ये मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हाइब्रिड एन्युटी में। जो मथुरा का गंदा पानी था उसको 40% फ्रॉम गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम इन्वेस्टर और हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट बनाया। और आप एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया और वो 80 mld स्लज को शुद्ध करके वो जो पानी निकल रहा है वो मथुरा की रिफाइनरी इंडियन ऑयल की यूज कर रही है और साल के 20 करोड़ रुपए वो उनको दे रहे हैं। जो 25 करोड़ यूपी सरकार को देती थी, उनका भी फायदा, इनका भी फायदा, सबका फायदा। और मथुरा का 80 mld स्लज उसमें साफ हो गया। तो सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी बड़ा पोटेंशियल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमको ग्रोथ भी चाहिए और ग्रोथ के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी चाहिए। और ये जो कार्बन न्यूट्रल 2070 तक जाना है, उसमें मेरा अनुरोध है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, सेक्टर टू सेक्टर हमें थिंक टैंक बनाकर सोचना होगा कि हमें किस प्रकार की नीतियों को अपनाना होगा। और ये एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल में जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित बहुत बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि CII जैसी संगठन ने सेक्टर वाइज फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ये बनाकर उसमें जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किस प्रकार से ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम एयर पोल्यूशन से हमारी रक्षा भी कैसे कर सकते हैं, इसके आधार पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा प्लान तैयार होना चाहिए और आप करते भी हैं। तो आने वाले समय में एक बात आखिरी में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये सब बातों में बहुत से मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि ये कोई चैरिटेबल काम है। ये चैरिटेबल काम नहीं है, इकोनॉमिकल वायबल है। प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। मैंने जितनी बातें कही है वो एग्जिस्टिंग खर्चे में 30-30, 40-40% की बचत करने वाली है, प्रॉफिट को बढ़ाने वाली है, कॉस्ट को कम करने वाली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए और हमारी कॉस्ट को कम करते हुए, ग्रोथ को बढ़ाते हुए, एम्प्लॉयमेंट खड़ा करते हुए देश का एक्सपोर्ट बढ़े, हम आत्मनिर्भर भारत बने, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम विश्व की सबसे 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने। इस आधार पर मुझे लगता है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये हमारे लिए फायदे का है। वेस्ट टू वेल्थ है, नॉलेज टू वेल्थ है और ये इकोनॉमिकली भी हमको बहुत बहुत उपयोगी है। तो निश्चित रूप से आप जो प्रयास कर रहे हैं उसको मेरे तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।